हेलो बच्चों, आज जो क्लास 4 का जिस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चैप्टर का नाम है आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन किया है उसमें आपने देखा था वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोग चर्चा हुई थी। बट आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो फॉरेस्ट और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जिस प्रकार से हमारे सॉइल और वाटर गॉड गिफ्टेड है, नेचर के द्वारा गिफ्ट किया हुआ है, ठीक उसी तरह से फॉरेस्ट भी नेचर के द्वारा गिफ्ट किया गया है। ठीक है, अब क्योंकि जिस चीज़ को नेचर द्वारा गिफ्ट किया गया है, हमें प्रदान किया गया है ना, गिफ्ट के रूप में, उसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो प्रकृति का दिया हुआ अमूल्य धरोहर है हमारे लिए। जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, वाइल्ड लाइफ, उसमें रहने वाले जीव जंतु है ना। तो जंगल, जब भी हम जंगल शब्द, फॉरेस्ट शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जो कि घने पेड़ पौधों से घिरा हुआ होगा। एक हमारे मन में ये बात सीधी सी तुरंत डायरेक्ट विनती करती है कि एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया होगा जो बहुत सारे पेड़ों से, पौधों से वो पूरा एरिया ढका हुआ होगा, कवर किया हुआ होगा। ये बिल्कुल सच है। और ऐसे एरिया को हम, जो एक बहुत लार्ज एरिया जो अनेक प्रकार के पेड़ों से घिरा हुआ है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उसमें पाए जाते हैं, ऐसे लार्ज एरिया को हम लोग जंगल कहते हैं। और ये फॉरेस्ट जो है उसमें हर तरह के प्लांट होते हैं, ट्री है, श्रब्स है, हर्ब्स है, कई तरह के, है ना। और ये नेचुरल वेजिटेशन है, ये स्वयं अपने आप ग्रो किए हुए हैं, ये मैन मेड रखना होगा। ठीक है, अब इसकी चूंकि एडवांटेज है, जब हम जानते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार के फॉरेस्ट जो है हमारे इंडिया में पाए जाते हैं ना, कौन कौन से प्रकार के हैं। तो एडवांटेज में इनक्लूड लेते हैं हम, तो हमारे पास सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर में क्या एडवांटेज। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हमें फॉरेस्ट से, हमें जंगल से अनेक प्रकार की वुड्स, लकड़ियाँ मिलती है ना। उसमें हम अब ये देखेंगे रबर है, रबर का कितना बड़ा महत्व है हमारे लिए, इम्पोर्टेंस है कि नहीं, बहुत बड़ा महत्व है। रबर हो गया है ना, गम है ना, मेडिसिन की बहुत सारे ऐसे आपको प्लांट मिलेंगे जिससे हम मेडिसिन प्रोडक्ट करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, दवाई बनाते हैं मेडिसिन की। तो कई तरह के पेड़ पौधे ऐसे हमारे जंगलों से मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमें फ्लॉड, है ना, क्या करते हैं, मान लो वुड तो मिला ही मिला हमको, हाँ वुड मिला, हम इसके बाद देखते हैं कि फ्लड से हमारा ये प्रोडक्शन होने लगा, फ्लड हो गया एंड सॉइल इरोजन हो गया। तो ये सब अगर हम देखते हैं, फ्लड और सॉइल इरोजन दोनों से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ हम फॉरेस्ट को देखते हैं, जंगल के बारे में जब देखते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ हमको ये दिखने को मिलती है वो है हमारा, जो हमें जंगल से मिलता है वो है हमारा ऑक्सीजन, हवा। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो हम लोग एक दिन भी अपने लाइफ को सर्वाइव, एक मिनट, एक दिन तो बहुत दूर हो गया, 1 मिनट 2 मिनट में पता चला कि हालत ख़राब हो जाती है, देखते हैं ना, इसी टाइम ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, साथ ही साथ बहुत सारे हमारे जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनका वो एक फूड का, भोजन का एक अलग तरह से व्यवस्था है, वहाँ पर रहने के लिए उनकी व्यवस्था है, मतलब वो अपना एक आवास है उनका, है ना। इसके बाद पोल्यूशन के मामले में देखते हैं, जितने भी पोल्यूटेड एरिया है, अगर जंगल की तरफ आप जाएंगे, फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे, आपको वहाँ पर पोल्यूशन कम मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो भी पोल्यूशन से जो निकले हुए जो स्मोक्स हैं, है ना, डस्ट हैं, उसको क्या करता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है ना। तो ये पोल्यूशन के लिए भी हमें बहुत हेल्प करता है, मदद करता है जंगल। तो जंगल से अनेक कई प्रकार के लाभ हैं, तो आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। अब हमको ये देखना है, चूँकि इंडिया एक लार्ज कंट्री है, एक बहुत बड़ी कंट्री है,
और इस कंट्री में नियर अबाउट 49,000 है ना स्पीसीज पाए जाती हैं, पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं। बट हमारे यहाँ सबसे पहले देखा जाए कि जो फॉरेस्ट है उसमें हमारा पहला स्थान आता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ ऐसा फॉरेस्ट जो एनी टाइम ग्रीन रहे, एनी टाइम ग्रीन रहे। तो ये फॉरेस्ट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं इंडिया कैसे पार्टों में, जब आप मैप की तरफ देखेंगे ना, मैप की तरफ देखेंगे, उसका फोटो जब देखेंगे है ना, तो वहां पे आपको देखेंगे किस एरिया में किस तरह से वह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ना। जब आप देखेंगे मैप की तरफ फोटो की, जब इसका पिक्चर आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न घाट, जहाँ पर सबसे अधिक रेनफॉल होती है, बरसात होती है, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इस फॉरेस्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने हैं, बहुत घने जंगल हैं, और घने होने की वजह से इनमें आना जाना, इनसे जो इनकी वुड्स हैं, लकड़ियां हैं, उनको कटिंग करके बाहर निकाला एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो थोड़ा बहुत इनके लिए समस्या है, जो प्रोडक्शन होता है या जिनकी यूज होती है, इस मामले में इनको थोड़ा सा कम ही तरह से समझिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। बट ये बात को ध्यान रखना है कि इनकी सबसे बड़ी जो खासियत, जब हमने बताया कि ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, इसका मेन रीजन जानते हैं क्या है? मेन रीजन ये है कि ये कभी भी इनकी पत्तियां एक साथ शेडिंग नहीं करती, मतलब एक साथ पेड़ से नहीं गिरती। एक साथ गिरने का मतलब एक बार शेड हो गया, इसका मतलब कि पूरा पेड़ जो है वो ऐसे ही दिखाई देगा, खाली तरह दिखाई देगा, तो ग्रीन दिखाई नहीं देगा। तो इनकी पत्तियां एट ए सेम टाइम नहीं गिरती, इसीलिए हमेशा ये ग्रीन कलर हरे ही, ठीक है, मतलब उनकी पत्तियां हमेशा ग्रीन कलर की होती है। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसमें कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिनको उसको जानना थोड़ा जरूरी है। उसमें हमारे रोजवुड है ना, महोगनी है एंड एमोनी है। तो ये सब जो ट्रीज हैं वो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट आप लोगों का मतलब है, इस फॉरेस्ट को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसका अधिकांशतः जिसका विस्तार है जो देखते हैं हम लोग, तो ये खासकर वैसे रीजन में होगा इसका जहाँ पर मॉडेस्ट रेनफॉल। मॉडेस्ट रेनफॉल का मतलब ये हुआ कि बहुत अधिक भी बरसात नहीं है और बहुत कम भी बरसात नहीं है, मिली जुली, है ना। अब इसमें इसके जो ट्रीज होते हैं बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही साथ ये देखने को मिलता है हम लोगों को कि हिमालय का जो फुट हिल्स है ना, निचली पार्ट, और खास करके जो पेनिनसुलर एरिया है, पेनिनसुलर एरिया समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, पेनिनसुलर एरिया जो चारों तरफ से हमारे देखते हैं ना, आप इंडिया का जो मैप देखेंगे आपको दिखाई देगा कि 3 साइड से पूरे वाटर बॉडी से वो घिरा हुआ है ना। तो ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर एरिया। मैप में जब आप देखेंगे है ना, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी, तो ये पूरा साउथ जो पार्ट है हमारे इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट में ही आता है। ठीक है। तो उस एरिया में भी डिसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। अब सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि इनका जो ट्री है ना, इनमें जो ट्री है, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लंबे होते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ ये मानसूनी, क्योंकि जब भी मानसून सीजन आता है, मानसून सीजन के बाद जब स्प्रिंग का आगमन होता है, तो जस्ट उसके कुछ समय पहले ही इनके पत्ते जो है पेड़ों से वो गिरना प्रारंभ कर देते हैं, है ना, शेडिंग करना शुरू कर देते हैं, और एक साथ एक टाइम पर ये सारे पेड़ों के पत्ते जो हैं पार्टिकुलर रूप से गिर जाते हैं। मेन जो इनमें प्रेम पेड़ है वह साल है, टीक है, सैंडवुड है ना। तो ऐसे सब पेड़ पौधे इस फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। अब हम तीसरे को लेंगे
वो तीसरा जो हमारा होगा थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट है ना। तो थॉर्नी फॉरेस्ट का मतलब ही हो गया, आप जब देख रहे हैं थॉर्नी का मतलब ही हो गया कांटेदार, है ना। मतलब इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं, इनमें जो ट्री होते हैं, जो प्लांट होते हैं, इनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, नुकीले तरह के, और ज़्यादातर ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर बरसात कम होती है, रेनफॉल कम होती है, पानी का अगर हम देखते हैं ना तो नियर अबाउट स्रोत बहुत कम है। तो ऐसे एरिया में बबूल हो गया, कीकर हो गया, है ना। तो माने अगर देखा जाए तो इस एरिया में जो मरुस्थल टाइप के हैं, मतलब वहाँ पर अधिक से अधिक बरसात का कोई मतलब ही नहीं है, बरसात नहीं होता है, रेनफॉल नहीं होता है, पानी का अभाव है, तो वहाँ पे इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ ऐसा भाग है ना जहाँ पर ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग, जब हम लोग शुरू करते हैं तो थॉर्नी फॉरेस्ट के बाद, थॉर्नी जो फॉरेस्ट हो जाते हैं तो आते हैं हम लोग टाइडल फॉरेस्ट की तरफ। टाइडल फॉरेस्ट क्या है भाई? टाइडल फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट, जैसे मान लो ये हो गया हमारा टाइडल एरिया, मतलब ये सी कोस्ट, समुद्र के जो कोट है, समुद्र का जो कोस्ट है, जो किनारा है, वहाँ पर जो रिवर्स है, नदियाँ हैं, है ना। तो कई नदियाँ आपस में मिल करके वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, वैसे एरिया में टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मतलब ज्वारीय टाइडल का मतलब होता है ज्वार। आप जानते हैं ज्वार और भाटा हमेशा समुद्र की तरफ से उठते रहती हैं, जो इनको ग्रो करने में, इस प्रकार के जो वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ग्रो करने में वो हेल्प करती है। अधिकांशतः वहाँ पर देखा जाता है तो मैनग्रोव ट्री पाई जाती है, इसलिए इस फॉरेस्ट को मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आपने सुना है ना। उस डेल्टा में ये फॉरेस्ट अधिक से अधिक पाए जाते हैं, पूरा एरिया जो है उस पर। ठीक है। तो जितनी तरह के हम फॉरेस्ट देख रहे हैं, है ना, वो हमारे आपको मैप में जो दिखाया गया है उसमें आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर पार्ट, है ना, या क्या बोलते हैं उसको, पेनिनसुलर पार्ट हो गया, है ना, या जो हमारा आइलैंड पार्ट हो गया, उस पार्ट को आप लोग देखेंगे किस एरिया में किस प्रकार के, है ना, हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पूरा उस पर दर्शाया गया है मैप में, आप उसको शो करेंगे, आप उसको देखेंगे कहाँ पर क्या है ना। ठीक है। अब हमारा एक जो लास्ट, अगर हम फॉरेस्ट देखते हैं, उस फॉरेस्ट में अगर हम आते हैं तो देखते हैं वो फॉरेस्ट है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब देखो कॉनिफेरस में कोन की तरह, एक शंकु की तरह जो इनकी बनावट होती है, अल्पाइन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे माउंटेन फॉरेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं, है ना, बहुत ऊंचाई पर, और वहाँ इनकी जो बनावट होती है बिल्कुल शंकुनुमा ऐसी होगी कि अगर स्नोफॉल होता है तो उस स्नोफॉल को वहाँ पे रुकने का कोई मौका नहीं मिलेगा, वो बर्फ जो होता है वो सीधे सरफेस पर चला आता है, तो उस प्लांट को उससे कोई अधिक हानि नहीं होती है। ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं, ऐसे जो पेड़ होते हैं कॉनिफेरस टाइप के, उस शंकु, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम का देखते हो ना बनावट, सेम इस तरह के इनकी बनावट होती है। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि उस एरिया में क्योंकि बर्फ, पहाड़ जो बहुत अधिक हाई एल्टीट्यूड पर हो जाएगा ना, तो वहाँ पर स्नोफॉल अधिक होते रहता है, इसलिए बहुत अधिक हम इस नहीं कह सकते कि बहुत अधिक उधर फॉरेस्ट पाए जाते हैं जितना कि हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जो डेंस फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ के जो मेन कुछ अगर हम पेड़ पौधे देख लेते हैं तो उसमें हमको प्रतीत हो जाता है कि किस प्रकार के ये पेड़ पौधे यहाँ पर है ना, जिसमें मान लीजिए पाइन हो गया, सेदर हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया,
है ना। तो सुनो लाइन, तो इस प्रकार के पेड़ पौधे इस जंगल में पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, इतना फॉरेस्ट होते हुए भी और हमारे यहाँ जो इंडिया में जो स्थिति है, अधिक से अधिक लोग पेड़ों को, जंगलों को काटना शुरू किए। मतलब इतनी अधिक क्षति हो गई फॉरेस्ट का कि इसके माध्यम से कई तरह की गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेव करने के लिए, कहने का मतलब है अगर फॉरेस्ट है, जंगल है तो हम हैं। अगर नेचर से हम खिलवाड़ करते हैं, नेचर के साथ हम अगर कोऑपरेशन करके नहीं रहते हैं, तो निश्चित है कि एक दिन इसका बहुत बड़ा पनिशमेंट भी हमको मिलने वाला है ना। तो बहुत अधिक जंगल की कटाई के कारण, वो चाहे शहर का डेवलपमेंट हो को लेकर लो, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर लो, रोड बनाने को लेकर लो, कई तरह की ऐसी योजनाएं भी है जिसके चलते जंगलों को काट काट के बहुत अधिक तक उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन इस परिस्थिति में अब कई तरह के गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई है ना, कई तरह का। और उस योजना में जो मेन योजना एक आती है, आप लोग नाम सुने होंगे, एक आंदोलन हुआ था चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो उसमें लोग क्या किए कि जब जंगल को काटा जाने लगा, लोग पेड़ों से चिपक गए। जब लोग काटने आते थे ना, तो क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है ना, बस जा करके वहाँ पर लोग उसको चिपक गए। वो उनका कहना था कि पहले आप हमको काटो, इसके बाद इस ट्री को काटो। तो एक मूवमेंट चला और ये मूवमेंट सक्सेस भी रहा, ऐसी बात नहीं, ये मूवमेंट सक्सेस भी रहा। इसके साथ साथ वन महोत्सव मनाया जाने लगा, है ना, एक चाइल्ड एक ट्री के तर्ज पर, है ना, प्लांट पौधे लगाए जाने लगे। तो कई तरह की ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट के माध्यम से भी चलाई जाने लगी, ताकि अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जा सके, सेव किया जा सके, उनको बचाया जा सके। ठीक है। अब एक जब हम जंगल की बात करते हैं, तो निश्चित है कि अब हमें जंगल की तरह एक उसमें रहने वाले जीव जंतु के बारे में भी हमको सोचना होगा। और वो जीव जंतु हैं हमारे यहाँ, आपको जानते ही हैं कि कई प्रकार के जीव जंतु हमारे जंगलों में रहते हैं, है ना। तो उन जंगलों को किस प्रकार से सेव किया जाए, है ना। लगभग देखा जाए तो बहुत सारे जीव जंतु जो है यहाँ पर शिकार कर दिए गए, यहाँ पर मार दिए गए। बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर समाप्त होने के कगार पर हैं। कई तरह के जीव जंतु जो है ना वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत में, तो कई तरह के जीव जंतु यहाँ पे समाप्ति के कगार पर हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्था की, कई तरह के नेशनल पार्क बनवाए, मैंने उसको संरक्षित करने के रिजर्व किए, ताकि उसको संरक्षित किया जा सके, उसको बचाया जा सके, है ना। तो उसमें बहुत सारे हैं, आपने देखा कई तरह के क्या बोलते हैं उसको, नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरी हो गई। तो कई तरह की, जैसे मैं अब मेन उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि नियर अबाउट लगभग 97 नेशनल पार्क्स हैं और 500 के करीब में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में, है ना। इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, गिर फॉरेस्ट रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, पेरियार बायो रिजर्व करते हैं। इसके बाद घाना बर्ड सेंचुरी हो गया। तो कई तरह के, कान्हा नेशनल पार्क है, कई तरह के ऐसे नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी या, तो कहने का मतलब है कि ऐसी योजनाएं चलाई गई ताकि अधिक से अधिक जीवों की क्षति ना हो। बैन किया गया, जीव जंतुओं को मारने पर बैन किया गया। अगर उसके तहत आप किसी भी माध्यम से अगर पकड़े जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक हिरण के मामले में सलमान खान को जेल जाना पड़ा, याद है ना, आप लोग कहानी सुने होंगे, काला हिरण। क्यों? क्योंकि वो जो प्रजाति के हिरण हैं वो हमारे इंडिया से बिल्कुल विलुप्त अवस्था में है। तो कहने का मतलब है कि इसको सेव करना, इसको बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। क्यों? क्योंकि नेचर के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। अगर नेचर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर पेड़ पौधे जंगल सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। अदरवाइज क्या होगा, कई तरह की नेचुरल डिजास्टर ऐसे आएंगे जिससे हमारी बर्बादी के कारण बनेंगे। तो हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अगर इतना बड़ा गिफ्ट हमको नेचर ने दिया है, तो हमें इसे सेव भी करना होगा। और इसके साथ ये ध्यान देना होगा कि हमें
ज़रूर दिमाग में रखना होगा कि अगर हम अपने लाइफ में कुछ न करें तो कम से कम अपने लाइफ में अधिक करें या ना करें, लेकिन कुछ हम पेड़ जरूर लगाएं, ताकि आने वाला फ्यूचर, आने वाला समय ये हमें बिल्कुल एक संदेश दे, हमारे जनरेशन को संदेश दे कि हमारे जो पूर्वज हैं इतने पेड़ लगा के गए, तो हमको भी इतना पेड़ लगाना है, हमें जंगल को बचाना है, हमें वाइल्ड जो जंगल के जो जानवर उनको बचाना है। इस तरह से इस चैप्टर को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। हाँ, अब एक बात है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ दिक्कत परेशानी होती है फिर इसको बताया जाएगा, अच्छे ढंग से फिर एक बार समझाया जाएगा, लेकिन इसको आप अच्छे से सुनिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ जय